सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं DU SOL रेगुलर NC वेब के फोर्थ सेमेस्टर के उन स्टूडेंट के रिगार्डिंग जो कि मेरे भाई फोर्थ सेमेस्टर के अंदर है और उनके पास जो है इंटरमीडिएटरी मैक्रो इकोनॉमिक फर्स्ट जो है सब्जेक्ट है। और चैप्टर हम जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है ISLM मॉडल। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको जो है आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर जो है कवर होने वाले हैं, वो वीडियो मैं आपको जो है ऑलरेडी बना के दे चुका हूं। अगर आपने अपने सिलेबस की वीडियो जो है नहीं देखी है तो मेरे भाई प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। तो आज से हम जो है अपना फोर्थ सेमेस्टर का ध्यान से सुन लीजिए, वो सारे के सारे स्टूडेंट जो कि रेगुलर NC वेब और SOL इसके अंदर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फोर्थ सेमेस्टर में हैं, ठीक है। और माइनर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनर की बात कर रहा हूँ नॉन मेजर सब्जेक्ट की, जिसके पास इंटरमीडिएटरी मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट जो है ये आपके पास सब्जेक्ट है। तो उसका जो है हम सिलेबस कंप्लीटली कवर करने वाले हैं अपने चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे भाई आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन, अब अपना 1 महीने के अंदर अंदर जो है 1 महीना जो है हमारा रह गया है, 1 महीने के अंदर अंदर जो है हम कंप्लीट इस सब्जेक्ट की जो है वीडियो, पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है लेके आने वाले हैं, वो भी हिंदी मीडियम के अंदर, ठीक है। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जो है प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपकी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो। तो अब हम बात करते हैं मुद्दे की। तो मुद्दा ये है, सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है मेरे भाई IS और LM कर्व, ठीक है। IS और LM कर्व जो है ये जब मैं आपको सिलेबस पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये जो चैप्टर है आपका IS और LM, ये सभी स्टूडेंट का जो है ना, ये कह सकते हो मोस्ट कंफ्यूजिंग, सभी स्टूडेंट का जो है मोस्ट कंफ्यूजिंग ये जो है आपका मेरे भाई चैप्टर है, ठीक है। ये आपका जो है सभी स्टूडेंट का मोस्ट कंफ्यूजिंग जो है ये आपका मेरे भाई चैप्टर है। इसमें स्टूडेंट को जो है कुछ भी समझ में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट को यहाँ पे जो है फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये इसके अंदर ग्राफ ही इतने हैं कि आपको समझ में नहीं आएंगे कि भाई, इसके अंदर ग्राफ ही इतने हैं या आपको समझ में नहीं आएंगे कि भाई कौन सा ग्राफ कैसे बन रहा है, कौन सा ग्राफ कहाँ पर जो है शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक एक चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से समझनी है, सुननी है, ठीक है। तो चैप्टर का जो नाम है आपका वो है मेरे भाई आपका IS और LM, ठीक है। IS और LM मॉडल कह सकते हो, एनालाइज कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो भाई सबसे पहले हम बात करने वाले हैं IS कर्व की, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं IS कर्व की, कि IS कर्व जो है, IS कर्व जो है ये आपका जो है क्या होता है, ठीक है। तो IS कर्व को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये I का मतलब जो है, ये I का मतलब जो है ये मेरे भाई आपका क्या है। तो यहाँ पे I का जो मतलब है मेरे भाई वो है आपका इन्वेस्टमेंट, और S का जो मतलब है आपका वो है आपका सेविंग। मतलब कि इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं मेरे भाई निवेश, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं निवेश। और सेविंग को जो है हम कहते हैं बचत, ठीक है। तो मतलब कि ये जो कर्व है आपका IS कर्व, ये जो है आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर्व एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। क्या रिफ्लेक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर्व भी आप इसको कह सकते हो। मतलब कि हिंदी में अगर मैं इसको बात करूं, तो मैं हिंदी में इसको बोलूँगा निवेश, हिंदी में मैं इसको क्या बोलूँगा, हिंदी में मैं इसको बोलूँगा निवेश बचत वक्र, ये इसका जो है पूरा नाम है, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या नहीं होता है,
उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या होता है, वो सब बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये जो 2 फैक्टरों के ऊपर बेस है, पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है इन्वेस्टमेंट और दूसरा फैक्टर है बचत। पहले तो मुझे ये दोनों पता होने चाहिए कि ये दोनों जो हैं आखिर क्या होते हैं। तो आज की कक्षा के अंदर हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है हम बात करने वाले हैं, ठीक है? फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है सेविंग के बारे में बताऊँगा। जब मैं इन्वेस्टमेंट और सेविंग इन दोनों के बारे में ही पढ़ दूँगा, तो मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ़ इन दोनों को जो है जोड़ना है और मेरे पास जो है आईएस कर्व जो है मेरे पास भाई ड्राइव होकर आ जाएगा, ठीक है? तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं निवेश की, ठीक है? तो निवेश को समझने के लिए आपको पहले ज़रा 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी। निवेश को समझने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। हम यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखते हैं, निवेश व निवेश व ब्याज की दर। ये जो है आपके टॉपिक का नाम है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, निवेश में और ब्याज की दर में आपस में जो है किस तरीके का रिलेशन होता है। निवेश में और ब्याज की दर में आपस में किस तरीके का रिलेशन होता है। मतलब जब ब्याज की दर बढ़ती है तो भाई निवेश बढ़ता है या घटता है? जब ब्याज की दर घटती है तो क्या होता है? तो आपको ज़रा ध्यान से ज़रा सुनना है, अटेंटिव होकर, सारा का सारा ध्यान आपका यहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई, अगर अगर ब्याज की जो दर है, अगर आपकी ब्याज की जो दर है वो मेरे भाई अगर बढ़ती है, अगर ब्याज की जो दर है अगर वो आपकी बढ़ती है, तो निवेश जो है ना, तो निवेश जो है क्या हो जाता है? तो निवेश जो है वो आपका कम हो जाता है। वहीं इसकी दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि भाई अगर ब्याज की जो दर होती है अगर वो कम हो जाती है, अगर वो कम हो जाती है, तो निवेश क्या हो जाता है? निवेश जो है वो बढ़ जाता है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इसके रिलेशन की बात करूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ अगर एक चीज़ बढ़ रही है, तो दूसरी घट रही है। अगर दूसरी घट रही है, तो भाई वो बढ़ रहा है। तो ऐसे रिलेशन को जब 2 कंपोनेंट एक के बढ़ने से जब दूसरा कंपोनेंट अपोज़िट डायरेक्शन के अंदर जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? ऐसी सिचुएशन में हम उस सिचुएशन को बोलते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में जो है ना, इन दोनों के बीच में जो है किस तरीके का संबंध है? इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो विपरीत संबंध जो है इन दोनों के बीच में पाया जाता है। जैसे कि हमने क्लास 12 के अंदर मांग और कीमत के बीच में पढ़ा था कि कीमत बढ़ने से मांग घटती है, कीमत घटने से मांग बढ़ती है, ठीक है? अब भाई ये तो हमें समझ में आ गया कि चलो जी, आपने बता दिया कि इनके बीच में जो है विपरीत संबंध होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो आपको विपरीत मैंने तो बता दिया कि ब्याज की दर बढ़ने से निवेश जो है कम हो जाता है और ब्याज की दर कम होने से निवेश बढ़ जाता है। आपका क्वेश्चन होना चाहिए, आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए, आपका क्वेश्चन होना चाहिए क्यों? आपका क्वेश्चन होना चाहिए क्यों? कि भाई ऐसा जो है क्यों होता है? तो वो क्यों का रीज़न जो है अब आपको समझना है। देखिए, इस क्यों के रीज़न को समझने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लाभ का जो फ़ॉर्मूला होता है, प्रॉफ़िट, लाभ का जो फ़ॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ठीक है? तो लाभ के अगर मैं फ़ॉर्मूले की बात करता हूँ, तो मेरे भाई इसका फ़ॉर्मूला होता है आगम आगम माइनस लागत, ठीक है? ये जो है इसका फॉर्मूला होता है, आगम माइनस लागत, ठीक है जी। तो अब अगर मैं एक उत्पादक हूँ, ठीक है? अगर मैं एक उत्पादक हूँ, तो एक उत्पादक क्या चाहता है? एक उत्पादक ये चाहता है कि भाई जो भी वो माल प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी वो माल प्रोड्यूस कर रहा है, उसको प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है, वो कैसे भी करके कम से कम आए। वो कैसे भी करके कम से कम आए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, उत्पादन की लागत, ठीक है? क्योंकि जब लागत कम होगी तो माल सस्ते में बिकेगा और उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर
उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो मेरे भाई उसकी लागत बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। इस चीज को हम एक उदाहरण से जो है समझते हैं। मैंने बोला कि अगर एक उत्पादक की क्या होती है, अगर एक उत्पादक की उत्पादन की जो लागत होती है, उत्पादन की जो लागत होती है, अगर वो मेरे भाई बढ़ जाए किसी भी रीजन की वजह से, अगर वो बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा, तो लाभ जो है ना कम हो जाता है, लाभ जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से निवेश क्या होता है, अब जब लाभ ही कम हो गया तो निवेश क्या हो जाएगा, निवेश जो है वो कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर एक उत्पादक है वो जो प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसकी प्रोड्यूस करने की जो उत्पादन की जो लागत है, उसकी प्रोड्यूस करने की जो उत्पादन की लागत है, अगर वो मेरे भाई कम हो जाती है, अगर वो कम हो जाती है तो लाभ क्या हो जाता है, तो लाभ जो है ना ऐसी सिचुएशन में लाभ जो है बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर लाभ बढ़ जाता है तो मेरे भाई फिर वो ज़्यादा निवेश करने की जो है, ज़्यादा निवेश करने की ओर अट्रैक्ट होता है, ज़्यादा निवेश करने की ओर जो है वो सोचता है। इसको हम जो है एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये जो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा था ये वाला, ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। ये जो है मेरे भाई प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। लाभ इज इक्वल टू आगम माइनस लागत। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है। मैंने आपको बोला मान लीजिए मैं एक पेन बनाता हूँ, ठीक है, पेन मैं 5 रुपए का बेचता हूँ, पेन में 5 रुपए का बेचता हूँ, जिसको बनाने की मेरी जो कॉस्ट है वो 3 रुपए की आ रही है। तो मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है, मेरे को जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर वो 2 रुपए का हो रहा है। तो अगर मैं, अब देख दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं, ये पेन बिकता तो 5 रुपए का ही है, लेकिन इसको बनाने की जो कॉस्ट है, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए, जो पेन पहले 3 रुपए का बन रहा था वो पेन अब 3 रुपए का ना बनकर वो पेन अब जो है 4 रुपए का जो है बन रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मेरा प्रॉफिट तो कम हो गया, 1 रुपए हो गया। क्यों हो गया 1 रुपए, क्योंकि जो चीज़ पहले 3 रुपए में बन रही थी वो चीज़ अब 4 रुपए में बन रही है। मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मेरी जो COP है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या हो रही है, मेरी COP जो है वो मेरे भाई बढ़ रही है। मेरी COP, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेरी उत्पादन की लागत जो है बढ़ रही है, जिसकी वजह से मेरा जो लाभ है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मेरे भाई अगर मेरा लाभ कम हो रहा है तो मैं निवेश क्या करूंगा, मैं निवेश जो है कम करूंगा। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये पेन बिक तो 5 का ही था, लेकिन अब ये 2 रुपए का बन रहा है, अब ये 2 रुपए का बन रहा है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट 3 रुपए हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इस वाले सिनेरियो में मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो रही है, वो घट रही है, जिसकी वजह से मेरा जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, मेरा जो प्रॉफिट है वो मेरे भाई बढ़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में मैं निवेश क्या करूंगा, ज़्यादा करूंगा। तो यहाँ से मेरे को एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है कि भाई सारा का सारा जो खेल है ना वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का है। जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटती है तो लाभ बढ़ता है, लाभ बढ़ता है तो उत्पादक जो है ज़्यादा निवेश की ओर अग्रसर होता है। और जैसे जैसे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगती है, मेरा लाभ कम हो जाता है, तो उत्पादक जो है कम निवेश की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, ये आपको जो है सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये बात हमको जो है बहुत ही अच्छे से हमको जो है समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे जरा आपको एक चीज और समझनी है। अब यहाँ पे आपको जो है एक चीज और समझनी है। अगर मैं इसका वक्र बनाऊं, अब अगर मैं अब इसी चीज को अगर मैं डायग्राम से अगर मैं देखना चाहूं,
अगर मैं इसी चीज को डायग्राम से देखना चाहूँ कि डायग्राम से जो है ये किस तरीके से बनेगा, तो इस चीज को अगर मैं डायग्राम से बनाना चाहूँ तो मेरे भाई ये हो गया हमारा y एक्सिस, ठीक है, ये हो गया हमारा y एक्सिस या y एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, इसको सही से बना लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया हमारा एंड एक और ले लेते हैं और ये हो गया हमारा x एक्सिस, ठीक है जी, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। तो अब हम अगर इसका कर्व बनाते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है जी। y एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूँ, y एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ मेरे भाई ब्याज की दर, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ब्याज की दर, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ निवेश, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ निवेश, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए पहले जो है मेरी ब्याज की दर जो है इतनी थी, मान लीजिए r इतनी थी, तो मैं निवेश कितना कर रहा था, तो मैं निवेश करता था इतना i, ठीक है, तो मैं निवेश इतना करता था i, तो मेरे पास एक ये पॉइंट आ गया, ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब ब्याज की जो दर है वो क्या हो गई, वो कम हो गई। अब ब्याज की दर जो है R1 हो गई, ब्याज की जो दर है वो क्या हो गई, ब्याज की जो दर है वो कम हो गई, R1 हो गई। तो ब्याज की दर कम होने से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो है I1 हो गया, इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरे भाई बढ़ गई। तो मेरे पास एक पॉइंट ये आ गया, मेरे पास एक पॉइंट जो है ये आ गया, ये दो पॉइंट मेरे पास आ गए। अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को क्या कर दूं, अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को मर्ज कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को मर्ज कर देता हूं इस तरीके से, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, मेरे पास जो है मेरे भाई बन के आ जाएगा निवेश वक्र। क्या बन के आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा निवेश वक्र, जो कि क्या शो कर रहा है, जो कि शो कर रहा है कि ब्याज की जो दर है, और जो निवेश है उसके बीच में किस तरीके का रिलेशन है, उसके बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, विपरीत रिलेशन है, कि जैसे घटी तो निवेश बढ़ गया। और अगर ब्याज की दर बढ़ जाए, R1 की जगह अगर R2 हो जाए, तब सिंपल सी बात है, मेरा निवेश क्या हो जाएगा, मेरा जो निवेश है वो मेरे भाई घट जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका कर्व किस तरीके से बनता है। देख लीजिए, जैसे मांग वक्र बनता था ऋणात्मक ढाल वाला, इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा, ये किस तरीके का है, ये जो है ना, ये जो है ऋणात्मक ढाल वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऋणात्मक ढाल वाला, नेगेटिवली स्लोप्ड कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमने पढ़ा है कि भाई किस तरीके का रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में जो है इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच में जो है इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आपको और समझना है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या समझना है कि मेरे भाई जो आपकी ब्याज की जो दर होती है, उसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं। ब्याज की जो दर होती है, इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट होते हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं जी इसके अंदर जो है, एक पहला जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम कहते हैं अधिक उत्तरदायी। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं अधिक उत्तरदायी, ठीक है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है आपका, उसको हम कहते हैं कम उत्तरदायी। क्या कहते हैं, कम उत्तरदायी, ठीक है। अब ये क्या है जी, अधिक उत्तरदायी और कम उत्तरदायी। इसको मैं बोलूँगा इंग्लिश में
कि भाई ये मोर रिस्पॉन्सिव है, और इसको मैं बोलूँगा इंग्लिश में कि मेरे भाई ये जो है लेस रिस्पॉन्सिव है। अब ये क्या दिक्कत परेशानी है भाई, मोर रिस्पॉन्सिव और लेस रिस्पॉन्सिव, ये ज़रा आपको समझना है। एक-एक बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। 2 डायग्राम 2 डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बना के इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ कि ये मोर रिस्पॉन्सिव और ये लेस रिस्पॉन्सिव, इसका जो है क्या चक्कर होता है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको आपको जो है एक-एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा मेरे भाई ध्यान से समझनी है, सुननी है। ठीक है? अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपका आधा काम जो है वो हो जाएगा। अब आपको ध्यान से समझना है। हमने जो है हमने अभी पढ़ा कि ब्याज की दर और निवेश के बीच में कैसा रिलेशन है। ब्याज की दर और इसके बीच में उल्टा रिलेशन है। ठीक है? ये वाई एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस है आपका। ठीक है? इधर मेरे भाई इंटरेस्ट रेट है। ठीक है? इन्वेस्टमेंट स्मॉल आई लिख रहा हूँ मैं इसको, और यहाँ पे मेरा जो है निवेश है। ठीक है? तो मान लीजिए पहले जो है जब मेरी ब्याज की दर ये थी, आर थी, जब मेरी ब्याज की दर आर थी, तो मेरा जो निवेश था वो इतना था आई। ठीक है? तो अभी हम ये वाला कौन सा केस पढ़ रहे हैं, ये वाला हम केस पढ़ रहे हैं मोर रिस्पॉन्सिव का, अधिक उत्तरदायी का हम जो है ये वाला केस पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो अब क्या हुआ, ब्याज की दर चेंज हो गई। ब्याज की दर जो है वो मान लीजिए मेरे भाई, ब्याज की दर आर थी, तो ब्याज की दर जो है आर वन हो गई, ब्याज की दर जो है वो गिर गई, आर वन हो गई। ठीक है? तो आप देखेंगे कि मैंने ब्याज की जो दर है ना उसमें ज़्यादा चेंज नहीं करा, केवल इतना ही चेंज करा है। और उतने से चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, उतने से चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में जो है बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। इन्वेस्टमेंट में जो है बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। ठीक है भाई, ये वाला जो गैप है ये ग्रेटर देन है ना इस वाले गैप से, ये वाला गैप कम है और ये वाला गैप ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में क्या है, मोर रिस्पॉन्सिव है। तो अगर मैं इन इसको जोड़ दूं, अगर मैं इसको जोड़ता हूं, तो देखिए किस तरीके से जो है ये बनेगा। अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दूं, ठीक है, तो ये जो कर्व है, ये कर्व जो है मेरे भाई कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, ये बन गया मेरा आई। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ये मोर रिस्पॉन्सिव है, ये मोर रिस्पॉन्सिव है। वहीं दूसरी तरफ एक और डायग्राम देखते हैं, दूसरी तरफ एक और डायग्राम देखते हैं कि जब मेरी ब्याज की दर जो है, जब मेरी ब्याज की जो दर है वो क्या थी, आर थी। ठीक है, मेरी ब्याज की दर जो है वो आर थी, और उस आर पर क्या था, उस आर पर जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी, वो थी आई। ठीक है, अब क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट गिरा, इंटरेस्ट रेट गिरा, इंटरेस्ट रेट आर से आर वन हो गया, बिल्कुल सिमिलरली जैसे कि यहाँ पर हुआ था उतना ही इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है। देख लीजिए मैंने कोई ज़्यादा कम नहीं करा, लेकिन उस इंटरेस्ट के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में उतना ज़्यादा जो है, इन्वेस्टमेंट में उतना ज़्यादा जो है चेंज नहीं आ रहा है, उतना ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है जितना यहाँ पे आया। यहाँ पे जो है क्या कर दीजिए, यहाँ पे कम चेंज कर दीजिए, मान लीजिए सिर्फ इतना ही चेंज आया। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये आ गया यहाँ पे, ये हो गया I1। तो अगर मैं इस वाले को और इस वाले को, अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, अगर मैं इन दोनों को जो है मिला देता हूं, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, तो ये वाला कर्व किस तरीके से बनेगा, ये वाला जो कर्व है ये बनेगा इस तरीके से, ये वाला जो कर्व है ये बन जाएगा आपका मेरे भाई कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों कर्वों को देखें, आप देखिए ये वाला जो है ये किसका है, ये मोर रिस्पॉन्सिव का है। ये किसका है, ये मेरे भाई ये मोर रिस्पॉन्सिव का है। ठीक है, और ये वाला किसका है, ये वाला जो है ये लेस रिस्पॉन्सिव का है।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है इस वाले डायग्राम को, ठीक है, इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये इलास्टिक, ये जो है ये इलास्टिक इन्वेस्टमेंट है। क्या है? इलास्टिक इन्वेस्टमेंट है। इलास्टिक मतलब लोचदार, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो लोचदार है। जब इन्वेस्टमेंट लोचदार होगी, ठीक है, इलास्टिक इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में आईएस कर्व भी जो है, अभी जब हम पढ़ेंगे तो आईएस कर्व भी जो है इलास्टिक आईएस कर्व बनता है। क्या बनता है? इलास्टिक आईएस कर्व बनता है, ठीक है। और ये दोनों से ये क्या है, ये क्या है, इस वाले कर्व को क्या कहते हैं, इस वाले कर्व को कहते हैं, इस वाले कर्व को कहते हैं कि ये जो है मेरे भाई फ्लैटर है। क्या है? फ्लैटर। क्या है ये फ्लैटर वाली है, ठीक है। तो आईएस कर्व भी कैसा बनेगा? फ्लैटर। ये इन्वेस्टमेंट कर्व क्या है? ये फ्लैटर है, ठीक है। तो आईएस कर्व भी फ्लैटर ही बनेगा, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनइलास्टिक। इसको क्या कहते हैं? ये कौन सी सिचुएशन है? ये है आपकी इनइलास्टिक, ठीक है। तो जब इनइलास्टिक है, कौन इनइलास्टिक है? इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट इनइलास्टिक है तो मेरे भाई आईएस कर्व भी जो है वो इनइलास्टिक होगा। आईएस कर्व जो है वो भी इनइलास्टिक होगा। और ऐसी सिचुएशन में जो डायग्राम की जो शेप है, इस शेप को क्या कहते हैं? ऐसी सिचुएशन में डायग्राम की जो शेप है वो बनती है स्टीपर। ये कैसी बनती है? वो बनती है मेरे भाई स्टीपर। एक होती है फ्लैटर और एक होती है स्टीपर। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। ये वाला डायग्राम जो है, ये जैसे ये आई का कर्व जो बना है जिस तरीके से, ये फ्लैटर होता है। और जिस तरीके से ये बना है, ठीक है, ये ज़्यादा ढालू है। इस फ्लैटर को आप क्या बोल सकते हो? ज़्यादा ढालू है, ठीक है। और वो उसको बोल सकते हो हिंदी में अगर हम बात करें, ठीक है, इसको फ्लैटर कहते हैं और इसको स्टीपर कहते हैं। तो कब फ्लैटर बनता है, कब स्टीपर बनता है? जब निवेश, ध्यान से सुन लीजिए, लास्ट बार ही रिपीट कर रहा हूं, जब निवेश जो है ब्याज के प्रति अधिक उत्तरदायी होता है। लास्ट कंक्लूजन है ये। जब निवेश ब्याज की दर के प्रति मोर रिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है इलास्टिक है, तो आईएस कर्व भी इलास्टिक बनेगा। और ऐसी सिचुएशन में जो कर्व बनता है वो फ्लैटर बनता है। और जब निवेश ब्याज की दर के प्रति कम रिस्पॉन्सिव है, लेस रिस्पॉन्सिव है, तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट कर्व भी इनइलास्टिक बनता है और आईएस कर्व भी इनइलास्टिक बनेगा। और जो ग्राफ बनता है वो स्टीपर बनता है, स्टीपर, ठीक है। बस इतना आपको जो है समझ लेना है, ठीक है। तो इस चीज को, ये जो फ्लैटर, ये जो स्टीपर है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ब्याज की दर की वजह से। इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं स्लोप ऑफ आईएस कर्व, आप इसको कह सकते हो, ठीक है। स्लोप ऑफ आईएस कर्व कह सकते हो। मतलब स्लोप ऑफ आईएस कर्व जो है, अभी आईएस नहीं पढ़ाया मैंने आपको, अभी मैं इन्वेस्टमेंट ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लेकिन वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो ब्याज की दर के ऊपर। इसके ऊपर जो है आपका जो स्लोप ऑफ आईएस कर्व है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो मेरे भाई डिपेंड करता है ब्याज की दर के ऊपर, कि वो फ्लैटर बनेगा या स्टीपर बनेगा, ठीक है। तो इसका ढाल, स्लोप को क्या कहते हैं हिंदी में? स्लोप को कहते हैं हिंदी में ढाल या ढलवा, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। वो किस तरीके का होगा, ये डिपेंड करता है कि ब्याज की जो दर है वो इसके प्रति मोर रिस्पॉन्सिव है या लेस रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको आज के लिए पता होना चाहिए। इसमें अभी आपको कुछ भी समझ ना आया हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, चैनल को भाई आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को, ठीक है, ताकि आपकी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। कंप्लीट चैप्टर जो है हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, कंप्लीट सिलेबस जो है हम कवर करने वाले हैं। आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।